तो बस आपको रिवाइज करा दिया। रिवाइज कराने के बाद यहाँ पे एल्कीन्स टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम कर ही रहे थे, और हम मार्कोव-रिको रूल के ऊपर आ चुके थे लास्ट क्लास में। तो एल्कीन से हमने पूछा भाई केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी देते हो। एल्कीन क्या कहेगी भाई, मेरे पास है डबल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड है इसके अंदर पाई, पाई के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल की बुरी नजर हो सकती है। इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक कर देगा। अच्छा ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करने जाएगा तो एल्कीन में काम करेगा एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब जो डबल बॉन्ड है एक कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और ट्रांसफर कैसे करते हैं, कार्बोकेटाइन देख करके आपको क्लास में प्रैक्टिस करवा रखी है। ट्रांसफर हो गए तो जिस कार्बन पे ट्रांसफर होंगे उस कार्बन पे कौन अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल। और जो बचा हुआ कार्बन है साइड वाला जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है उस पर कौन अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो गया है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और पहला अटैक करा इलेक्ट्रोफाइल ने, इसलिए क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सारे एग्जांपल हमें थोड़ी देर के लिए भी 5 हैं, वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही देखने हैं। अच्छा सर, लेकिन जो पहला एग्जांपल है यहाँ पे एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था भाई, बिल्कुल सिंपल, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ो, H और H लगा दो, है ना। H2 गैस डबल बॉन्ड में ऐड हो जाती है, किसकी प्रेजेंस में ऐड होगी, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस। मेटल कैटलिस्ट कौन से लेंगे हम, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे वाले, यानी कि निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। इसका ना पहली वाली का मैकेनिज्म अलग होता है। ये पहली वाली चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से काम करती है। लेकिन बाद की सारी तो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो एडिशन ऑफ X2 ऐड कराना है, मतलब Br2 ऐड कराओगे तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, Br लग जाएगा, विसेनल बन गया। Cl2 ऐड कराओगे, Cl लग जाएगा, है ना। तो Br2 Cl2 आराम से ऐड करवा सकते हैं। I2F2 यूज ही नहीं करते, उसके अलग रीजन है, हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सर जी हमने ना डबल बॉन्ड के अंदर ना H2 ऐड कर दिया। हमने इसके अंदर ना X2 ऐड कर दिया, सर ये भी कर दिया। क्या HX ऐड हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। बस करना क्या था याद करो, C डबल बॉन्ड C है, एक कार्बन पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, इसको तोड़ दो। आपको पता है सर H पॉजिटिव X नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव पे, खत्म कहानी। सब सर कहानी यहाँ पे खत्म होगी, तो फिर मार्कोव-निकोव रूल की जरूरत कब पड़ी, तो जरूरत पड़ी थी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अब इस तरह का सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया तो सर फिर यहाँ पे ना डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। आप पूछोगे डबल बॉन्ड क्यों जाएगा, आपको आंसर पता है, मैं बताता हूँ फिर भी। क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, सो दैट जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो तो सर 3 डिग्री बन रहा है, एंड वी हैव टू प्रेफर द 3 डिग्री अगर पॉसिबल है तो यहीं से जन्म किसका होता, मार्कोव-निकोव रूल का। अब मार्कोव-निकोव रूल मैं पर्सनली कभी यूज नहीं करता, क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, मतलब जो ऐड होने वाला मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव पार्ट, जैसे कि मान लो मैं HBr ऐड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट Br नेगेटिव होगा। तो जो नेगेटिव पार्ट है ऐड होने वाले मॉलिक्यूल का, भैया वो तो कहां जाएगा, जहां पे कार्बन, उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। अभी तो जुगाड़ वाली बात होगी, मार्कोव-निकोव रूल है, सिलेबस में है, ठीक है, हम पढ़ते भी हैं, ये जुगाड़ की बात होगी, कम वाले पे जाएगा। आपको लॉजिक क्या लगाना है, आपको मैकेनिज्म पे ध्यान देना है। मैकेनिज्म क्या कह रहा है, पहला अटैक एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि HBr है, तो HBr में से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा H पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा Br नेगेटिव। जो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा वो उस कार्बन पे मतलब इस तरीके से करेगा कि बनने वाला कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल बने। अब इस वाले केस को मैं दोबारा लिखता हूँ, C, फिर यहाँ पे C बन रहा है, तो ये जो पाई बॉन्ड है किस पे ट्रांसफर होगा, ये इस तरह से ट्रांसफर होगा ताकि इस पे नेगेटिव आ जाए, H पॉजिटिव इस पे अटैक कर देगा, और जो बनने वाला कार्बोनेट 2 डिग्री बने, इसी का मैकेनिज्म है। और आपने तो क्वेश्चन भी करके दिखाए थे, मतलब आपको आता अच्छे से ये क्लियर। तो यहां से मार्कोव-निकोव रूल था। अब मैंने ना आपको एक बात बताई थी, एंटी मार्कोव-निकोव ऐसा हो चुका है, मैंने आपको एक बात बताई कि भाई जो कार्बोकेटायन है उसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, जिसको नहीं पता मुझे मैसेज कर दो मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और यही ऑर्डर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का था। अब आप देख लो, अगर मैं फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपको एंटी मार्कोव-निकोव बताने वाला हूं। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर था। अरे बात समझ में, तो भाई इसी के बेस पे हमने कैसे पढ़ा, जब हम HBr का एडिशन, ध्यान रखना HBr मतलब HBr है, HCl नहीं, HF नहीं, HI नहीं, ठीक है।
हमें सिर्फ चाहिए एच बी आर। इसका रीजन होता है कुछ, वो यहाँ पे भी है नहीं सिलेबस में, एक्सप्लेन कर दूंगा। एच बी आर हमें चाहिए सिर्फ। एच बी आर का जब हम एडिशन करवाएंगे एक एल्कीन में, तो सर मार्कोवनी का रूल काम करेगा, हमें पता है। लेकिन अगर एच बी आर का एडिशन हम एल्कीन में करवा रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, और हमने पेरोक्साइड ऐड कर दिया, अब यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड दे रखा है, पेरोक्साइड कैन बी Na2O2, ये भी हो सकता है। वैसे H2O2 जनरली प्रेफर करते हैं, है ना, या फिर R2O2 प्रेफर करते हैं। Na2O2 नहीं होगा, वैसे R2O2 H2O2 प्रेफर करते हैं। यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड दे रखा है। जब भी हम लोग पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें, पेरोक्साइड मतलब इस तरह की पेरोक्साइड लेंगे, तो पेरोक्साइड टूटेगा, पेरोक्साइड टूट के बनाएगा फ्री रेडिकल्स, O पे पॉजिटिव, मतलब O पे फ्री रेडिकल होगा। और अगर ये फ्री रेडिकल बनाएगा पेरोक्साइड, तो देखो ये था आपका बेंजोइल पेरोक्साइड, ये देखो बीच में पेरोक्साइड लिंकेज दिख रही है, ये टूट गई, टूट गई, इसमें से CO2 निकल गया, और बेंजीन का एक तरह से कह सकते हैं हम लोग बेंजाइल फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ पे फ्री रेडिकल बनना चाहिए बस एक बार, और वो अटैक करेगा HBr पे और बना देगा Br का फ्री रेडिकल। अब Br का फ्री रेडिकल करेगा एल्कीन पे अटैक। अब ध्यान दो, जो एल्कीन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये टूट जाएगा वहां से, और टूट के इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ पे बन जाएंगे ये आपके कार्बन के फ्री रेडिकल्स बन गए। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होगा, जैसे कि ये टूट गया, यहाँ से मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ, टूट गया, ठीक है, इसको मिटा दो, और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गए 2। एक फ्री रेडिकल में देखो Br ने अटैक किया था ना, Br ने, एक फ्री रेडिकल में तो Br खुद जुड़ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, तो Br यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। जो बचा फ्री रेडिकल है, वो फ्री रेडिकल आपका 3 डिग्री है तो बेस्ट, नहीं तो 2 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री वाला बनेगा फिर कोई चक्कर नहीं है, मतलब फ्री रेडिकल भी आपका इस तरह देख के चलना है कि 3 डिग्री स्टेबल देन 2 डिग्री स्टेबल देन 1 डिग्री, है ना, टर्शियरी प्राइमरी सेकेंडरी। तो देखो यहाँ देखो Br ने अटैक करा, अब Br ने अगर इस पड़ोस पे अटैक, साइड वाले पे अटैक करा, तो बीच का फ्री रेडिकल बना रह गया मोर स्टेबल। इस Br ने बीच वाले पे अटैक करा, तो साइड वाले का फ्री रेडिकल बना रह गया रेस्ट स्टेबल। खुद देख लो कौन सा बनेगा, जो आपका मोस्ट स्टेबल वाला फ्री रेडिकल है वही आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। फिर उस मोस्ट स्टेबल वाले पे HBr अटैक कर देगा, ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा फिर Br का फ्री रेडिकल। तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल का मैकेनिज्म किसके ऊपर बेस्ड है, फ्री रेडिकल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मार्कोवनिकोव का किसके ऊपर बेस्ड है, आयनिक रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है भाई, तो अगर आपको HBr के साथ कोई पेरोक्साइड दे रखा है, पेरोक्साइड, तब तो यूज करोगे एंटी मार्कोवनिकोव। पेरोक्साइड नहीं दे रखा तो अब यूज करोगे मार्कोवनिकोव। मान लो चलो आपको HCl के साथ पेरोक्साइड दे दिया, तब भी आप मार्कोवनिकोव यूज करोगे, बिकॉज पेरोक्साइड वाला जो फंडा है, एंटी मार्कोवनिकोव वाला जो केस है, वो सिर्फ HBr के साथ काम करता है, HCl के साथ नहीं करता। हमारी बात समझ में? तो इस तरह करके हमारा जो है यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव भी खत्म हो गया। लेकिन भाई देखो मैंने बात करी थी, हम लोग 5 चीजें ऐड करेंगे डबल बॉन्ड में। H2 ऐड कर चुके हैं C डबल बॉन्ड C में, है ना, X2 ऐड कर चुके हैं। जब हम लोग C डबल बॉन्ड C में ऐड कर रहे थे HX, तो दिक्कत सी आई, पेरोक्साइड के साथ भी ऐड कर सकते हैं, बिना पेरोक्साइड के ऐड कर सकते हैं। तो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आया मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव भी पता लग गया, एंटी मार्कोवनिकोव भी पता लग गया। दिक्कत तो बता देना मुझे, ठीक है। चलो अब तीन ही चीजों का एडिशन हो ना, H2, X2 और HX। हमें तो H2SO4 भी ऐड करना है। ये देखो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, मार्कोवनिकोव के हिसाब से लगा दो। H2SO4 में से H पॉजिटिव निकलेगा, HSO4 नेगेटिव निकलेगा, मार्कोवनिकोव आता ही है, लगा दो, खत्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग H2O ऐड करेंगे। H2O में क्या है भाई, H2O में से एक तो H पॉजिटिव निकलेगा, एक OH नेगेटिव निकलेगा। अब मार्कोवनिकोव रूल आता है, लगा दो, क्या टेंशन की बात है, कुछ भी नहीं है। बॉन्ड को ट्रांसफर करना है, जिस कार्बन पे नेगेटिव उस पर पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव उसके ऊपर नेगेटिव लगा दो, बस खत्म कहानी। यहाँ पे बताओ, ये मार्कोवनिकोव का चक्कर था बहुत बड़ा। अब आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो भाई डबल बॉन्ड में एडिशन आपका क्लियर है, फिर कोई दिक्कत। और क्वेश्चन ना मैं बताऊं, 99% चांस है इस चैप्टर का, अगर टेस्ट है आपका, तो मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव से 99%, इवन 99.9% चांस है क्वेश्चन जरूर आएगा।
और बताओ, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फिर एडिशन ऑफ वाटर भी हमने देख लिया। इसका जो मैकेनिज्म होता है इस वाटर वाले में ना, मतलब थोड़ा इनको फिर से रिफाइन कराऊंगा। ये देखो 5 एडिशन हमारे हो चुके हैं। अब 5 जो हमने रिएक्शन पढ़ी, ये सारी थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोव को छोड़ दो, ये सारी थी इलेक्ट्रोफिलिक, और H2 वाले को भी छोड़ गए, ठीक है। एक सेकंड, चैट आई है सर, मैकेनिज्म एक बार फिर रिपीट कर दो। चलो सान्या जी, मैं करता हूँ रिपीट थोड़ी देर में, ठीक है। याद दिलाता मुझे, अगर ना रिपीट कर दो देखो आगे। 6 नंबर पे है ऑक्सीडेशन। आपको सर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करना, तो एक्चुअल में ये कुछ कुछ ऐसा ही है। देखो इसको अपने को डायरेक्टली याद करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ। सीरीज एक मैं थोड़ा लॉजिक वाली बात बताता हूँ, आप देखना, बताना मजा आया कि नहीं आया। देखो हम है 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास के सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। पर हम लोग 12th में तो जाएंगे, 12th के अंदर एक चैप्टर आता है एल्कोहल्स, एल्कोहल फिनोल ईथर वाला। 12th के अंदर चैप्टर आता है आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला, ठीक है। 12th के चैप्टर उसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। और जो सीक्वेंस लिखा है ना, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ये सीक्वेंस एनसीईआरटी ने फॉलो किया हुआ है, मैं फॉलो नहीं कर रहा। सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स 11th में, फिर ये बाकी सारे इसी सीक्वेंस में 12th में दे रखे आपको चैप्टर्स। तो होता क्या है, हाइड्रोकार्बन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करने से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक सीक्वेंस है, ये ऐसे रैंडम नहीं दिया हुआ, सीक्वेंस के साथ चीजें चलती हैं। और अगर ऑक्सीडेशन का ये सीक्वेंस है, तो भाई इसका उल्टा रिडक्शन का भी सीक्वेंस होगा, ये देख लो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन, की रिडक्शन से अल्कोहल, की रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन। अब आपको कि सर मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या कि एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बना लें? कर सकते हैं, आपको रिडक्शन ही करनी पड़ेगी, बट क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, यहाँ पे करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। अच्छा, तो मतलब सर इसका मतलब फिर तो हम हाइड्रोकार्बन से ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन बना लेंगे। ट्रू, बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन की भाई जब आप लोग माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे, एल्कोहल बनेगा। आपने गलती से स्ट्रॉन्ग कर दी, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग कर दी, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बन जाएगा। मतलब भाई ये सीक्वेंस है ना, 11th में शुरू है, 12th में खत्म है। 11th भी पास, 12th भी पास हो जाएगी आपकी सीक्वेंस से। इतना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है यार, पूरी 12th में इसको मैं रिपीट करता रहूंगा, बिकॉज हमें जरूरत पड़ती है बार बार। अरे बात समझ में। अब ये हल्का सा एक बार देख लो इसको, इसको ना, इसका एक मैं जो फोटो खींच के ग्रुप में डाल देता हूँ एक बार आपके, देखो। चलो ये सीक्वेंस की फोटो मैंने ग्रुप में डाल दी, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हो एक बार। अब देखो जरा ध्यान से देखना, इसी सीक्वेंस के हिसाब से देखो, ये है एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन, इससे हमने एक अल्कोहल बनाया। ये है एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन, इससे हमने अल्कोहल बनाया, ठीक है। फिर देखो ये है एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन, इससे हमने कीटोन बनाया। ये है एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन, इससे हमने एसिड कार्बोक्सिलेट। मतलब भाई मेरा सीक्वेंस यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब एल्कीन की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही डायरेक्टली बन गया। थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करी, तो क्या बन गया, कीटोन यहाँ पे आपका डायरेक्टली बन गया। हम लोग अगर माइल्डर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, देखो डाइल्यूट KMnO4 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस चिलिंग टेम्परेचर पे डाइल्यूट KMnO4 डालेंगे। KMnO4 K2Cr2O7 एक आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हल्की कंडीशन में डालोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ अल्कोहल तक रिएक्शन जाएगी, ठीक है। हल्की कंडीशन में डाल रहे हैं, सिर्फ अल्कोहल तक रिएक्शन जा रही है। लेकिन अगर आप एसिडिक KMnO4 लोगे, ठीक है, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 लोगे, ये दोनों भी तो ऑक्सीडाइजिंग, मतलब KMnO4 तो है ही, K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनको अगर आप एसिडिक कंडीशन में लोगे, रूम टेम्परेचर में लोगे, तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। मतलब एक ही कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल भी बना रहे हैं, बट लेकिन माइल्डर कंडीशंस। उसी से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन भी बना रहे हैं, हल्की सी थोड़ी हार्श कंडीशन। और मतलब और हार्ड कंडीशन दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी कंडीशंस, ठीक है।
इसके अंदर मैं आपको एक हल्का सा एक सीक्वेंस भी अभी बताऊंगा, क्योंकि टाइम अवेलेबल है हमारे पास। और ये जो ओजोनोलिसिस प्रोसेस है ये पहले पढ़ाऊंगा आपको एक बार। और देखो, तो 5 तक तो हम सब कुछ कर चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड की रिएक्शंस। सर H2 ऐड हो जाएगा, X2 ऐड हो जाएगा, HX ऐड हो जाएगा, मार्कोव ग्रुप लगा दो। सर H2SO4 ऐड हो जाएगा, H2O यहाँ पे 5वां ऐड हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा। सर ऑक्सीडेशन करवा दो, बिल्कुल। अब देखो ऑक्सीडेशन के अंदर आपको मैंने बता तो दिया कि क्या साजिश क्या चल रही है इन लोगों की, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर देखो, मैं पिंक कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन्होंने, एल्कीन्स रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब क्या होता है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट जो थोड़ा पिंकिश से कलर का होता है, तो वैसे पर्पल होता है, पर जो KMnO4 है, अगर उसको हम कोल्ड और डायल्यूट कंडीशन पे ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। और बेयर्स रिएजेंट से ग्लाइकोज बने, ग्लाइकोल कुछ नहीं भाई, अल्कोहल होते हैं, ठीक है भाई। हमारे पास समझ में ग्लाइकोल, ग्लाइकोल क्यों बन रहा है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया हुआ है, डबल बॉन्ड में टूटता है ये, और इसके ऊपर OH लग जाता है, कार्बन पे H लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, कार्बन पे H लग जाएगा, तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे 2 OH लग गए इनके ऊपर, ठीक है। तो एक तो उन्होंने बेयर्स रिएजेंट का जिक्र किया है, तो बेयर्स रिएजेंट को मार्क कर लो। आपसे पूछेंगे कि एल्कीन है उसमें आपने बेयर्स रिएजेंट ऐड करा तो क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा ग्लाइकोल, और ग्लाइकोल होते हैं कलरलेस। कैसे कलरलेस, आपको सर कलरलेस, क्योंकि भाई ये जो डाइल्यूट KMnO4 की सोल्यूशन है ना, जब इसको डाइल्यूट करोगे पानी में लाओगे तो पिंक कलर की हो जाती है, पिंक मतलब पर्पल से पिंक हो जाएगी। अब पिंक कलर की सोल्यूशन अगर वो कलरलेस हो रही है, इसका मतलब KMnO4 यूज हो गया, और यूज हो गया तो भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड था मतलब ग्लाइकोल बने, और वो कलरलेस है। इसका मतलब एक कंपाउंड है, आपको सर ने दिया कि भैया चेक करो इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। आप क्या करो सर, बेयर्स एजेंट दो मुझे। अब बेयर्स एजेंट लोगे कोल्ड कंडीशन में, आप डालोगे, पहले बेयर्स एजेंट पिंक था, उसको डाला, थोड़ा सा हिलाया, वो कैसा होगा, कलरलेस। इसका मतलब सर डबल बॉन्ड था, तभी तो बेस एजेंट हमारा यूज हो गया और ग्लाइकोल बन गया। तो यहाँ पे ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। आप कहोगे सर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मतलब कि क्या होगा, डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए टेस्ट की तरह काम कर रहा है कौन, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बेस रिएजेंट यहाँ पे इसको बोलते हैं, क्लियर। बाकी फिर यहाँ पे तो आपको जस्ट रिएक्शंस दी हुई हैं एसिडिक वाले केस में, तो वो आप देख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है भाई। अच्छा इसमें एक चीज और होती है कि आप लोगों ने 10th क्लास में बात पढ़ी होगी सर, जो एक Br2 लिक्विड होता है, मतलब ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल, और ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है सर वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, और उसका कलर होता है रेडिश। आ रही बात समझ में। तो क्या होता है कि जब हम लोग X2 ऐड करेंगे ना C डबल बॉन्ड C में, आपको पता है ऐड हो जाएगा आराम से, एक बॉन्ड टूटता है और X और X ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। तो जब हम X2 ऐड करेंगे तो वहां से भी एक टेस्ट निकल जाता है, उसको एक बार लिख लो, क्योंकि भाई थोड़ा सा ब्रश अप करने की चीजें जरूरत है पिछले सेक्शंस में। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी आपको एक टेस्ट फॉर एनसैचुरेशन दिया हुआ है, देखो ये है Br2, लाल रंग का लिक्विड होता है, इसको हमने एक सोलवेंट में घोल लिया CCl4 में। जब इनको आपस में घोला तो इसका रंग है रेडिश ब्राउन, मतलब रेडिश बोल दो इसको। अब क्या होगा, अगर आपको सर ने कंपाउंड दिया, यानी कि क्लास टीचर ने या फिर लैब में कंपाउंड दिया, कहा चेक करो यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो आप इस Br2 की सोल्यूशन को CCl4 में घोल करके इसमें डाल दोगे, सोल्यूशन होगी पहले रेडिश कलर की। क्यों रेडिश कलर की, देखो ठीक है कैसे करोगे, होगी लाल रंग की। जब इसमें डाल दोगे तो Br2 जो है, ऐसे Br वो टूट जाएगा, और टूट के यहाँ पे जो है एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, Br और एक Br लग गया, ये बन गया आपका कंपाउंड। अब ये तो भाई कलरलेस होगा, इसमें तो कोई कलर का चक्कर ही नहीं है। तो वही है यहाँ पे भी, रेडिश कलर से जब कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी आपका टेस्ट फॉर सैचुरेशन है। वहां पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, क्लियर। चलो तो यहाँ से ये चीज भी हमारी क्या होगी, डन।
तो सारी की सारी चीजें हम लोग बिल्कुल अपने कंट्रोल में लेते हुए चल रहे हैं। और वही टॉपिक्स है ऑर्गेनिक है, इसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर मैं टॉपिक ही सीक्वेंस से याद कर लिया ना, मैं भी ऐसे करता था अपनी पढ़ाई के टाइम पे, मैं टॉपिक्स याद करता था पहले, अंदर का कंटेंट फिर याद हो जाएगा बाद में। तो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिए मैंने। एल्कीन की पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन, एडिशन H2 X2 HX H2SO4 और H2O, यहाँ तक हमारा हो गया 5 नंबर तक। फिर हमने ऑक्सीडेशन देख ली, माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो भाई अल्कोहल्स यानी ग्लाइकोल्स बनेंगे, और अगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो उसके अंदर एल्डेहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल एसिड बनने के केसेस होते हैं। फिर एक प्रोसेस यहाँ पे दे रखी है ओजोनोलिसिस। जरा ये ओजोनोलिसिस पढ़ाने का मैं काफी मेरा दिल कर रहा है, तो मैं एक बार बताता हूँ आप लोगों को, प्रोसेस समझ रहा, ठीक है। एक काम करूंगा, ब्लैक कलर से देखो 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 क्या है कि एक ट्रिक आपको बताता हूँ, डायरेक्टली उस ट्रिक को याद रखना। पहली बात तो ओजोनोलिसिस के लिए आपको ओजोन ऐड करनी है। अच्छा सर ओजोन ऐड करनी है, तो देखो ओजोन का मतलब O3। तो जब भी हम ओजोनोलिसिस की रिएक्शन करेंगे, इसको बुक में कहीं पे लिख लेना, ठीक है, जैसे आपको टाइम मिला अभी, अभी इसको लिख लो। जब भी हम ओजोनोलिसिस की रिएक्शन करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं O3, और सेकंड स्टेप में यहाँ पे ऐड करते हैं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2। चेक कर लो ये डाल कर, है ना। तो इन्होंने पहले O3 ऐड करके एक अलग से कंपाउंड बनाया, उसमें जिंक डाला। आपको क्या करना है, आपको ना एक एल्कीन दे के रखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, एल्कीन होगी। और एल्कीन में ना एरो के ऊपर ये लिख दो और ये लिख दो, मतलब आपने दोनों स्टेप दिखा दिए, और सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाओ। ध्यान दो मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट्स, मतलब हमेशा इसके अंदर आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। अब ट्रिक बता दूं आपको, बिल्कुल चुटकी में से क्लियर हो गया आपको, ट्रिक कुछ भी नहीं है। मान लो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर CH3, ये आपको दे रखी है। आपसे अगर मैं इसका नाम पूछूं तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सर ये तो एल्कीन है। 1 2 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 3 4 5। सर आप ये पेंट 2 इन है, कोई दिक्कत नहीं, पेंट 2 इन है, पेंट 2 और इन, ठीक है भाई, पेंट 2 इन दे रखी। ट्रिक लगाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं है आपको, ओजोन लगा रहे हैं ना, ओजोन डबल बॉन्ड को काटो, फटाफट में दोबारा काटते हैं, डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो यहाँ से। 22 की है। देखो सुनो, डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, ब्रेक करके एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, 22 की है, 22 की। एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। एक सेकंड में माइक ऑफ कर देता हूँ, किसका माइक ऑन है, हर्ष का। क्लियर भाई, फिर से देख लो बेटे क्या थी, जो आपको डबल बॉन्ड दे रखा है उसमें एक डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। आपको सर ये ना यहाँ पे डबल बॉन्ड था, क्या होगा, CH3 CH और फिर डबल बॉन्ड क्या लग गया यहाँ पे O, एक एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, CH3 फिर CH2 फिर क्या दे रखा है आपको CH, इसके साथ भी डबल बॉन्ड O लग गया, एक एल्डिहाइड आपका ये बन गया। पहले वाले एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, इथेनल, दूसरे वाले का नाम क्या होगा, प्रोपेनल। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो एल्डिहाइड हमारे बन गए, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल। करा कुछ नहीं है, देखो आपको क्वेश्चन में ना जो भी एल्कीन देख रखेंगे, डबल बॉन्ड तो होगा एल्कीन में, मैं डबल बॉन्ड को तोड़ो, ए को इसके साथ, ए को इसके साथ, सी के साथ डबल बॉन्ड हो लग गया, इस वाले सी के साथ भी डबल बॉन्ड हो लग गया, बन गया प्रोडक्ट। कुछ नहीं है। और आपको ध्यान क्या रखना है, जो एरो लगा होगा ना रिएक्शन करने के, उसमें पहले स्टेप में क्या ऐड करोगे, ओजोन, दूसरे स्टेप में क्या ऐड करोगे, जिंक के साथ H2, इतनी सी बात है। मैकेनिज्म भी होते हैं इनके, थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे फिर आप थोड़ा अगर आपको मैकेनिज्म लिखना ही पड़ जाए हल्का सा, देखो ओजोन का ऐड करें, ओजोन ऐड करके घर बनाओ, ओजोन ऐड, ठीक है। जो ऐसे सी और सी के इसमें डबल बॉन्ड जो देख रखे हैं, क्या करो, ऊपर वाला डबल बॉन्ड को तोड़ के उसके अंदर एक ओ ऐसे बीच में फंसा दो, और नीचे वाला डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ऐसे करके ओ लगा दो, तो घर बन गए। इसी घर को क्या बोलते हैं हम, ओजोनाइड, प्रोपीन ओजोनाइड। और जैसे भी इसका जिंक डालोगे तो ना ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा घर, घर ब्रेक हो गया, दो आपके क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड बनेंगे। क्लियर है। चलो एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं क्वेश्चन की। देखो ये आपको एक एल्कीन मैंने दिए, देखो CH3 फिर CH डबल बॉन्ड C के साथ क्या दे देते हैं यहाँ पे, CH3 यहाँ पे दे देते हैं CH3। ये हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम होगा 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2इन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूट 2इन, राइट। ये हो जाएगा इसका नाम। चलो मिटा देते हैं नाम को, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए थोड़ा सा, CH3 लिख देते हैं दोबारा से यहाँ पे, ये होगा।
अब भाई आपको मैंने कहा कर दो ओजोनोलिसिस, आपको कहा सर ठीक है कोई टेंशन ही नहीं है, ओजोनोलिसिस तो बहुत ही आसान होती है। पहले स्टेप में O3 डालना है, दूसरे स्टेप में क्या डालना है इसके अंदर, जिंक के साथ वाटर। सर कुछ नहीं है, ये देखो ये थोड़ा, ये को यहाँ पे, ये को यहाँ पे, ये क्या बन गया आपका इथेनॉल, CH3 सी डबल बॉन्ड इथेनॉल बन गया। ये क्या बन गया, ये आपका कीटोन बनेगा। अब हमारी गलती तो नहीं है, एल्कीन है सीधी, हम क्या करें, इस CH3 भी लिख दूं मैं, लिख देते हैं। फिर यहाँ पे C है, सी लगा दूं, फिर डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O लगा दूं, फिर यहाँ पे CH3 है, CH3 लगा दूं, ये बन गया आपका प्रोपेनोन, ये आपका कीटोन बन गया। तो मतलब पहले वाले जो हमने एग्जांपल लिया था पहले वाला, उसके दोनों एल्डिहाइड बन रहे थे, यहाँ पे भैया आपका एक एल्डिहाइड बना है और यहाँ पे आपका एक कीटोन बना है। क्लियर। तो इस प्रकार से ओजोन बहुत ही आसान है, ट्रिक अपनी जरूर याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है, मैं इस ट्रिक की एक काम करूंगा, फोटो भी ग्रुप में डाल देता हूँ, सो दैट फिर किसी का मिस ना हो जाए। नेट मेरा शायद चल नहीं रहा ढंग से फोन में। चलो, ट्रिक फॉर ओजोनोलिसिस, मतलब ये थी कि इसमें एक बार ओजोन डालते हैं फिर हम लाइसिस करते हैं, तो ओजोनो लाइसिस दोनों चीजें इसके अंदर एक साथ होगी। ठीक है भाई, क्लियर। चलो, अब एक बार हम लोग ऑक्सीडेशन का सीन थोड़ा सा और देख लेते हैं, और क्लास का टाइम लगभग 4 मिनट के आसपास का बचा है। एक देखो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस और होती है, तो पॉलीमराइजेशन में ऐसा कुछ खास है नहीं, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। इसके अंदर भाई ये पॉलीमर बन जाते हैं, पिन्नी होते हैं ना, पिन्नी पॉलीथीन, तो इथीन का पॉलीमर है, तो बहुत सारे इथीन जब जुड़ गए तो पॉलीथीन बन गई, तो वो चीज में बता रखी है बस। और ये आपका फ्री रेडिकल के ऊपर बेस्ड है पॉलीथीन। पॉलीमर्स जैसे ना कि प्लास्टिक बैग, स्क्वीजी बॉटल, रेफ्रिजरेटर डिशेज होगी, टॉयज, पाइप, रेडियो, टीवी, कैबिनेट बनाना, ये सब बहुत सारे के सारे आपके ये पॉलीमर्स ही होते हैं। तो वो पॉलीमर वाली बात यहाँ पे देखो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। देखो जरा एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्या करते हैं, एक ना आपको बना के दिखाता हूँ मैं, CH3 CH2 CH3, ठीक है भाई, ये अपना एक आपका एल्केन, ठीक है एल्केन है। अब देखो क्या होता है, जो अल्कोहल है हमारे पास वो बनाते हैं सबसे पहले CH3 CH2 और OH, थोड़ा और अलग तरीके से बनाते हैं, CH3 CH और यहाँ पे OH है। होता क्या है, यहाँ से ना आपका एक बॉन्ड टूटेगा O से, एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे H से, दो H2 निकल गए, इससे क्या बन जाएगा CH3, देखो ये CH बचा, और यहाँ पे O के दो बॉन्ड टूट गए लेकिन वो तो जुड़ा ही हुआ है, तो डबल बॉन्ड O बचा। ये देखो, इससे अल्कोहल से क्या बन गया यहाँ पे आपका एक एल्डिहाइड, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। फिर एल्डिहाइड में अगर फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, इसमें एक O जुड़ जाता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के बीच में एक O आ जाएगा OH, तो क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका H, दो H तो आपके उड़ रहे हैं, मतलब एक तरह से आपके दो H यहाँ से गायब हो रहे हैं, नहीं सॉरी, इसके अंदर तो 3 H लगे हुए ना आपके, तीन, उसमें से क्या हो रहा है बेसिकली, मतलब ये ट्रिक टाइप ही मान लो, एक ऐसा ही होता है एक्चुअल में, जो 3 H लगे हुए हैं उसमें से एक H के साथ क्या लग गया यहाँ पे OH, तो ये आपका क्या बन गया एल्कोहल। तो वही है, एक एक आपका एल्केन से अल्कोहल भी बन सकता है, जिसके आपको बना के दिखाया है ना, एल्केन से अल्कोहल बन सकता है, फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से अल्कोहल से कीटोन भी बन सकता है। बना के दिखाता हूँ एक बार, CH3, फिर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, C के साथ यहाँ पे OH लगा दो, और यहाँ पे एक H लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो CH3, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, एक कार्बन हाइड्रोजन का, इन दोनों को तोड़ दो, बचा क्या CH3, यहाँ पे क्या बचा आपका C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या बचा आपका CH3, तो आपका कीटोन भी बन गया। देखो अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है, और 1 डिग्री अल्कोहल से यहाँ पे क्या बनता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है भाई, तो इस तरह करके जो आपको एक सीक्वेंस हमेशा याद रखना है बस, कि एल्डिहाइड, सॉरी ये आपका हाइड्रोकार्बन्स, उससे क्या बनेंगे अल्कोहल्स, से क्या बनेंगे आपके एल्डिहाइड कीटोन, से क्या बनेंगे आपके कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन करने पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन करने पे उल्टा रिएक्शन यहाँ पे चलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रिक होती है थोड़ी बहुत, वो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्लियर, चलो, तो अपना यहाँ तक का जो है सेक्शन कंप्लीट इसके अंदर हो गया। क्लियर, एक सेकंड, यहाँ तक का जो सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया।
यहाँ मतलब ये भी पॉलीमराइजेशन इसका और बचा है बस। फिर एल्कीन्स भी अपना कंप्लीट है, तो हम लोग जो है एल्काइंस शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। राइट भाई, तो किसी को भी डाउट हो मुझे बता देना एक बार और हम उसको देख लेंगे।